हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ एक टॉपिक देख रहे हैं, पाठ्यक्रम रूपरेखा के आदर्श सिद्धांतों के संबंध में माध्यमिक स्तर के किसी एक विषय की आलोचना। तो यहाँ हम देखेंगे पाठ्यक्रम रूपरेखा के आदर्श सिद्धांतों के संबंध में माध्यमिक स्तर के गणित विषय की आलोचना। तो गणित विषय के अंतर्गत बताने से पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और साथ साथ सिलेबस। क्योंकि किसी विषय का जब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उसमें का जो छोटा एक कक्षा में पढ़ाना होता है उसे सिलेबस कहा जाता है। सिलेबस पर प्रकाश डालते हुए हम गणित पाठ्यक्रम पर आ जाएंगे, उसकी उपयोगिता, गणित पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा जो सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में बताते हुए हम इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालेंगे तथा उसके बाद कुछ सुझाव देंगे और निष्कर्ष देंगे, और साथ ही साथ हम संदर्भ ग्रंथ सूची भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं गणित पाठ्यक्रम की आलोचना के विषय में। पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। जिस प्रकार संकुचित अर्थों में शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करें, या शिक्षा का आदान प्रदान चार दीवारी के भीतर रहकर करें। शिक्षा की एक निश्चित विधि द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाए, इसकी एक निश्चित कालावधि या सीमा हो। उसी प्रकार संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम भी केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होता है। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार ये समस्त संसार शिक्षा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी हैं। वे सभी जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते हैं, अतः व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। शिक्षा प्राप्त करने व प्रदान करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये सर्वत्र ही हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रहती है। इसके अंतर्गत सिखाने वाला व्यक्ति भी सीखने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा प्रदान करती रहती हैं। इसी प्रकार व्यापक अर्थों में पाठ्यक्रम भी विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर अपने अंदर उन समस्त अनुभवों को समेटे रहता है जिसे पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है। विषयों के लिखित व पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही व्यापक पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज भी समाहित होती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संकुचित अर्थों में पाठ्यक्रम को कुछ विषयों की सूची माना जाता है जिन्हें बालक विद्यालयों में पढ़ना होता है बालकों को। परंतु शाब्दिक या व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें बालक विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में संपन्न करता है, फिर चाहे वे लिखित हों या क्रियात्मक। अब हम देखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ स्कूल करिकुलम। पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिसे वह अपनी सामग्री शिष्य को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी कि विद्यालय में मोड़ता है। इट करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट यानी टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल पपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल ऑब्जेक्टिव हिज स्टूडियो यानी कि स्कूल। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं रुडयार्ड महोदय की, इनके साथी हैं वेट एवं कॉर्नबर्ग। इनके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है वह इस प्रकार से है। पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में समस्त विद्यालयी वातावरण निहित है। इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स, क्रियाएं, पाठन क्रियाएं तथा समुदाय आते हैं। करिकुलम इन इट्स broader sense includes the complete school environment involving all the course activities, reading and associations furnished to the pupils in the school. ट्रावेल महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है, ये कहा है ट्रावेल महोदय ने। ड्यूबी महोदय लिखते हैं जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आते हैं, वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आते हैं।
अब हम देखेंगे पाठ्य वस्तु का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिलेबस। पाठ्य वस्तु में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु के अंतर्गत विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है और जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। अब हम देखेंगे परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। हेनरी हैरेप के अनुसार पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस केवल मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि शिक्षकों यानी कि शिक्षक यानी कि जो टीचर्स हैं उनको छात्रों को क्या सिखाना है, या छात्रों को क्या सीखना है और छात्रों को क्या सिखाना है। पाठ्य वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर D.K. शर्मा के द्वारा दी हुई। सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की सूचियों, आवश्यकताओं व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होता है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य वस्तु द्वारा ही विस्तार मिलता है जिससे शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही जो है सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी सीखने के अनुभवों में पाठ्य वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी के माध्यम से क्रमबद्धता के साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है और छात्र ज्ञान ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्य वस्तु एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव अंतर्निहित हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनमें कक्षा के अंदर और बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यूनेस्को के एक प्रकाशन में पाठ्यचर्या व पाठ्यवस्तु के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पाठ्यचर्या अध्ययन के लिए विभिन्न विषयों उनकी व्यवस्था क्रम का निर्धारण करता है। पाठ्यवस्तु यहाँ क्रम रहेगा, इसको ध्यान रखना होगा। पाठ्यवस्तु निर्धारित पाठ्य विषयों के शिक्षण के लिए, अंतर्वस्तु उसके ज्ञान की सीमा छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशलों को जो है निश्चित करता है तथा इस प्रकार ये पाठ्यचर्या का एक परिष्कृत व विस्तृत रूप होता है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल की पाठ्यचर्या में गणित को विषय के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन उपविषयों यानी कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित की एक निश्चित पाठ्य सामग्री अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है उसे गणित की पाठ्यवस्तु कहा जाएगा। इस प्रकार पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है। जैसा कि हम जानते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम का ही एक अंग है अतः पाठ्यक्रम के सिद्धांत ही सिलेबस के सिद्धांत होते हैं जिन पर एक दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित कर लेना चाहिए क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा व सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं सिलेबस में उन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हों। वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उपयोग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना भी है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में इनके विकास हेतु कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन से सिद्धांत वे हो सकते हैं हम देखेंगे यहाँ पर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं व वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जो बालक के भावी जीवन से व वर्तमान जीवन से संबंधित होने के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हों। बालक को उन्हीं विषयों के अध्ययन करने से जीवन में सफलता मिल सकती है जो उनकी वर्तमान रुचियों, आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुरूप हों। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान जीवन से संबंधित ऐसी विषय सामग्री व क्रियाएं हों जिनका अध्ययन करके वे अपने जीवन की समस्याओं से अच्छी तरह से सुलझ सकें। पाठ्यक्रम में जीवन की से जो असंबंधित क्रियाएं होती हैं वह जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपता का सिद्धांत। शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अतः पाठ्यक्रम में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। बाल केंद्रिता या कहीं बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं का इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पाठ्यक्रम का निर्माण ही व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि बालकों की समान योग्यताएं एवं क्षमताएं नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए भी है
कि जिससे छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जिससे उनमें निराशा की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। हम देखेंगे अब अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। जब अवकाश मिलता है तो छात्र क्या करें? अनावश्यक कार्यों में लग जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए और सिलेबस में भी ऐसे बिंदु होने चाहिए जिससे कि उनके अवकाश के समय का जो है सदुपयोग हो जाए, जैसे खेल कूद आदि या सृजनात्मक कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते, भले ही जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो। तो यहाँ जो पाठ्यक्रम निर्माण के समय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, आवश्यकताएं, योग्यताएं भिन्न होती हैं। अब हम देखेंगे सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में इस जीवन का महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या भी होनी चाहिए और महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में भी छात्रों को लाना चाहिए, तथा इसका अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे उपयोगिता का सिद्धांत। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आ सकें, और व्यर्थ जो विषय हैं उनको हटा देना चाहिए। नन महोदय मानते हैं कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हों। क्यों उपयोगी हैं और क्यों अनुपयोगी हों, ये समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है, क्योंकि एक समय के जो उपयोग होते हैं दूसरे समय में वो अनुपयोगी भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों की सोच ताकि विद्यार्थियों की सोच जो है संकीर्ण ना रहे और व्यापक बन सके। अब हम देखेंगे संगठन का विकास। पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना किया जाना चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सभी विषयों का संगठन अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विषय का उद्देश्य विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना होता है। अब हम देखेंगे रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। बालकों को रचनात्मक प्रवृत्ति बालकों में जो है अधिक होती है, वे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। इस संबंध में रेमंड महोदय लिखते हैं, जो पाठ्यक्रम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, किंतु कार्य के प्रति वैसी रुचि प्रदर्शित नहीं करते। इसका कारण खेल द्वारा उसे आनंद की अनुभूति मिलती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं में भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। अब हम देखेंगे संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो सके, आगे बनी रह सके तथा सभ्यता भी बनी रह सके। ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति का संरक्षण ही समाप्त हो जाए। अब हम देखेंगे अग्रदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को समाविष्ट करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि किसी एक विषय के पाठ्यक्रम की आलोचना करनी है माध्यमिक स्तर की। गणित पाठ्यक्रम, मैथमेटिक्स करिकुलम। अब हम यहाँ देखेंगे गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैथ्स करिकुलम। पाठ्यक्रम जीवन के लिए प्राप्त दिशा निर्देशन हेतु अति आवश्यक है। अतः गणित पाठ्यक्रम कुछ बिंदुओं के आधार पर अत्यंत उपयोगी है। जिसमें पहला बिंदु आता है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, शिक्षण विधियों हेतु, ज्ञानोपार्जन हेतु, चारित्रिक विकास हेतु, व्यक्तित्व के विकास हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
हम उद्देश्यों को भली प्रकार से पढ़ एवं समझ सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषय के उद्देश्यों को प्राप्त किए जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ केवल इतना ही कहना आवश्यक है कि व्यावहारिक उपयोगिता का उद्देश्य अनुशासनात्मक उद्देश्य, संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। गणित में वही विषय वस्तु सम्मिलित की जाए जिनसे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो। इसके साथ अब हम देखेंगे शिक्षण विधियों हेतु पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षण विधियां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यक्रम अच्छा होने पर भी यदि शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं है तो छात्र इस विषय वस्तु से अछूते रह जाते हैं और मनोवांछित व्यवहारिक परिवर्तन छात्रों में नहीं हो पाते हैं। अब हम देखेंगे ज्ञानोपार्जन हेतु वर्तमान परिस्थितियों में ज्ञानोपार्जन का महत्व उसके व्यवहारिक पक्ष से लिया जाता है। यदि ज्ञान ऐसा है जो छात्र के जीवन के लिए उपयोगी है तो वह उसे आवश्यक ही अध्ययन करेगा और केवल ज्ञान तक ही सीमित है तो गणित का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होता है। अतः गणित का ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। चारित्रिक विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर भारत एक लंबे समय से विदेशी शासकों के अधीन रहा था। अब तो स्वतंत्र है इस समय में, और जब स्वतंत्र हुआ तो विचारधारा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की परम आवश्यकता थी, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। भारत स्वतंत्र होने के बाद आज भी इतना समय व्यतीत होने के बाद वही मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज पर प्रभावी है। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अनगिनत हैं। यद्यपि इन जो भी तथ्य दिए गए हैं, उपरोक्त तथ्यों का संबंध गणित विषय को अधिक प्रभावित नहीं करता है, किंतु फिर भी सामाजिक मूल्यों के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विकास किया जा सकता है। शारीरिक तथा मानसिक चरित्र की अवधारणा के अंतर्गत जो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा बनाई गई, उसका छात्रों में गणित के माध्यम से विकास करना एक पुनीत कार्य है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तथा छात्रों में इसके माध्यम से चारित्रिक गुणों का विकास करना परम आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम व्यक्ति के विकास हेतु हमारी ही जो शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण विषय के व्यवहारिक परिवर्तन मूल रूप से व्यक्तित्व का विकास करते हैं। वातावरण के निर्माण से लेकर प्रयोगात्मक पक्ष तक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं तक संपूर्ण प्रयत्न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करते हैं, और ये कह सकते हैं कि बहुमुखी विकास करते हैं। गणित बहुत ही वैध एवं विश्वसनीय विषय है जो व्यक्ति के विकास में अपनी विशेष भूमिका रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु टू डेवलप्ड साइंटिफिक व्यू पॉइंट। विज्ञान और गणित का अभिन्न संबंध है। बिना गणित के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता, अतः विज्ञान की प्रगति के लिए गणित का प्रगतिशील होना आवश्यक है। सामाजिक रूढ़िवादिताएं, ढोंग ढकोसले, अशिक्षा आदि, यानी कि जो अशिक्षा के कारण ही बढ़ रहे हैं ये ढोंग ढकोसले जो भी हैं, सामाजिक रूढ़िवादिताएं हैं, जो प्रथाएं हैं जो कि मान्य नहीं होनी चाहिए, अतः उन्हें मिलकर गणित के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त करना चाहिए गणित के माध्यम से आवश्यक है। वर्तमान में आधुनिकीकरण से सामंजस्य करते हुए गणित को सभी तरह से तैयार करना। अब हम यहाँ देख रहे हैं शिक्षा प्रक्रियाओं में पाठ्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशनल प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रियाओं में पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्व है, जो इस प्रकार से है। यहाँ देख रहे हैं हम कुछ बिंदु। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो सकता है, समय शक्ति का सदुपयोग होता है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, मूल्यांकन संभव हो पाता है और सरल होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। भारत में इस संबंध में एनसीईआरटी ने नए पाठ्यक्रम तैयार कर पुस्तकें लिखवाई हैं तथा अन्य उपयोगी सामग्री प्रकाशित की है। यूजीसी ने विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देकर पाठ्यक्रमों में सुधार करवाया है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी, जनसंख्या, गणित, व्यापार, कर गणित आदि को गणित के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु राज्यों में आवश्यक प्रयास जो है किए गए हैं। कोठारी आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।
आजकल गणित प्रारंभिक अवस्था पर अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में विभक्त है। इस कारण संख्याओं द्वारा आधारभूत क्रियाओं की शिक्षा देने में आवश्यक रूप से ही तथ्य को दोहराना पड़ता है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अंकगणित और बीजगणित को संबंधित कर दिया जाए और गणित के नियमों को और सिद्धांतों तथा तर्क संगत प्रणाली पर ध्यान दिया जाए। पाठ्यक्रम में संख्या प्रणाली का विकास, संकेतन और संख्या लेखन प्रणालियों, समीकरण, ग्राफ एवं फलन सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार ज्यामिति के पाठ्यक्रम को भी अधिक जो है संगत आधार पर संगठित करना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था पर भी गणित के पाठ्यक्रमों को अब तक परंपरागत रूप से अंकगणित तथा बीजगणित और ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, फलन और निर्देशांक ज्यामिति में विभक्त किया गया है। गणित पाठ्यक्रम को पुनः अनुप्रमाणित और आधुनिकतम गणित पाठ्यक्रम को पुनः अनुप्रमाणित और आधुनिकतम बनाने की आवश्यकता है। गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम और बीजगणित की आधारभूत क्रियाएं प्राथमिक अवस्था से अंत तक समाप्त की जा सकती हैं। पाठ्यचर्या से सरलीकरण, गुणनखंड करना, महत्तम, समापवर्तय, लघुत्तम, समापवर्तय आदि जो पुराने पढ़ गए हैं उन्हें निकाल देना या उन्हें परिवर्तित कर देना आवश्यक है। त्रिकोणमिति को बीजगणित के साथ जोड़ा जा सकता है और उसे अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समीकरणों, त्रिकोणों, ऊंचाइयों, दूरियों की क्रिया कम की जा सकती है। ज्यामिति पढ़ाने की विधि बदल देनी चाहिए और स्वयं दृष्टिमूलक और व्यवस्थित विधि को अपनाया जाना चाहिए। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत अब हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। गणित में व्याप्त बुराइयों तथा वर्तमान में समाज की जो है प्रयोग रहित विषय वस्तु को हटाकर छात्र, अध्यापक, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है और इस गणित जैसे महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगी विषय पर परिस्थितियों के बदलते स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांतों को यानी सिद्धांत जो भी हैं उनका ज्ञान होना चाहिए तथा इन सिद्धांतों के आधार पर ही प्रगतिशील पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में गणित को विषय वस्तु यानी गणित की विषय वस्तु एवं उसकी विशेषताओं का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य है। साथ ही पाठ्यक्रम में मनोरंजक पक्षों का संयोजित या फिर कहें संयोजित स्थान दिया जाना चाहिए, यानी उचित स्थान देना चाहिए। आज देश की परिस्थिति के अनुरूप ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। छात्रों को जो है आकाशीय कहें शोधों, अवकाशीय शोधों आ सकता है यहाँ पर, एवं अनुसंधान क्रियाओं आदि का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्रों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति तथा जिज्ञासा आदि का भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए छात्र होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण से छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कहें तो पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बच्चों के मन को नहीं समझ पाते हैं तो ज्ञान जो भी दिया जाएगा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सकता। पाठ्यक्रम निर्धारण के या निर्धारित करने के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम, वो भी कहें गणित का पाठ्यक्रम या गणित पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जो इसके विषय में हम कह सकते हैं गणित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात छात्र की जिज्ञासा एवं रुचियों को ध्यान में रखकर या छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें छात्र को गणित के प्रति रुचि हो, ना कि गणित के ज्ञान को अनावश्यक रूप से उसके मस्तिष्क में ठूसा जाए। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, यहाँ पर भी ये शब्द है, यहाँ आएगा प्रवृत्तियों, अभिव्यक्तियों, क्षमता, वृद्धि, आयु आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। माध्यमिक स्तर पर छात्र जो है गणित को अधिक जिज्ञासा के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार की इस विषय वस्तु का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, यानी कि उसमें कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम ये होना चाहिए कि गणित का पाठ्यक्रम
में क्रियाओं को विशेष स्थान मिल जाए, जैसे प्रयोगात्मक कार्य कहें, प्रयोगात्मक कार्य अधिक रखे जाएं। गणित की वह विषय वस्तु जो प्रयोगात्मक नहीं है उसे खेल विधियों के आकर्षक तथा सरलतम विधियों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल होगा यहाँ पर, ग्राफ अथवा अन्य माध्यम से दिया जाना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहिए और प्रत्ययों को अच्छी तरह से समझाकर छात्रों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। छोटे छात्रों को किलोग्राम, लीटर तथा मीटर आदि से स्वयं तोलना, नापना आदि करके ज्ञान प्रदान करना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस तरह से ज्ञान दिया जाता है तो उनका ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। केवल स्लेट अथवा कॉपी पर प्रश्न हल न करवाकर छात्रों को वास्तविक माप तोल अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार के तथ्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने चाहिए और इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे सिद्धांत नेक्स्ट 3rd नंबर पर, विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड लॉजिक। गणित एक ऐसा विषय है जो कि किससे, इससे तर्क से ओतप्रोत होता है। यहाँ पर लिख गया है तर्क से ओतप्रोत होता है। इसमें क्या, क्यों, कैसे के उत्तर अवश्य मिलते हैं। इसलिए गणित की विषय वस्तु को इसकी कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर व्यवस्थित करना चाहिए। जो भी विषय वस्तु व्यवस्थित की जा रही है वह किस पर आधारित है, कहीं किन तथ्यों पर आधारित है और किस प्रकार से व्यवस्थित है, वे सिद्धांत पूर्ववत हों, छात्रों को पढ़ाए जाने चाहिए। यानी कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं, पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाया जाएगा तो ज्ञान पे अधिक ग्रहण करेंगे। साथ ही छात्रों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। छात्रों की आयु बदलने के साथ साथ उनकी मानसिक शारीरिक प्रवृत्तियां भी परिवर्तित होती हैं, अतः इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। सभी छात्रों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। कुछ पिछड़े हुए होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, कम वृद्धि वाले होते हैं तथा कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। अतः दोनों प्रकार के छात्रों की प्रतिभाओं को ध्यान में रखकर कुछ सरल विषय वस्तु तथा कुछ कठिन विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कमजोर तथा प्रतिभावान छात्र अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकें। सामान्यतः विषय वस्तु कक्षा में सामान्य छात्रों को ध्यान में रखकर पढ़ाई जानी चाहिए। अब हम देखेंगे गणित में कठिनाई स्तर को ध्यान में रखना। गणित में छात्रों के कठिनाई स्तर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गणित में कुछ विषय वस्तु एक ही पाठ पर बहुत सरल तथा उसी पाठ पर कठिन समस्याओं से संबंधित हो सकती है। सरल विषय वस्तु छोटे छात्रों हेतु छोटी कक्षाओं में रखी जा सकती है तथा उसी पाठ की कठिन समस्याएं बड़े छात्रों हेतु उच्च कक्षाओं में रखी जा सकती हैं। जैसे लाभ हानि के प्रश्न कक्षा 4 तथा 5 में भी रखे जा सकते हैं तथा उसी पर कठिनाई समस्याओं को कक्षा 9 व 10 में भी रखा जा सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहमति, टीचर्स कंसेंट इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अध्यापक शिक्षण क्षेत्र का एक कुशल एवं सजग सिपाही होता है। उसे उसके अनुभव शिक्षण क्षेत्र के वास्तविक अनुभव होते हैं, इसलिए उसका परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, उसे पाठ्यक्रम निर्माताओं के साथ शिक्षक को एक अभिन्न सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि वह अपने अनुभवों से ज्ञात समस्याओं से अवगत कराता रहे। उनकी समस्याओं का समाधान पाठ्यक्रम में है अथवा नहीं, ये विचार करना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्यों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय बनाना। यानी कि जो उद्देश्य हैं फ्लेक्सिबल होने चाहिए। शिक्षा तथा विषयों के उद्देश्य व्यक्ति, समाज तथा देश की आवश्यकता अनुसार काल, परिस्थितियों तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। अतः इन परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि इसमें समय समय पर आधुनिकतम भी करते रहना चाहिए। यानी कि इसे आधुनिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार बहुत कुछ बदलता जाता ही आएगा। आधुनिकतम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विषयों में सह संबंध दर्शाना, कोरिलेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स। गणित एक ऐसा मुख्य विषय है जिसकी आवश्यकता यहाँ पर जिसकी आवश्यकता
प्रत्येक विषय को होती है, जैसे भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान आदि। इन सभी विषयों में सांख्यिकी के रूप में अथवा अति प्राथमिक सिद्धांतों के रूप में गणित की उपयोगिता होती है। अतः गणित को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य बनाना चाहिए। परिणाम स्वरूप हाई स्कूल कक्षाओं के छात्र गणित का सदुपयोग कर सकें और अपने विषय को स्पष्ट बना सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में गणित का विज्ञान में अधिकतम प्रयोग यानी कि अधिक से अधिक प्रयोग। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। गणित विज्ञान का मूल रूप है। विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान प्रदर्शित करता है, परंतु उसकी नींव ही गणित पर आधारित होती है। इसीलिए किसी मकान का निर्माण बिना अच्छी नींव के संभव नहीं हो सकता। इसलिए गणित को भी उसी दृष्टि से विज्ञान में प्रयोग किए जाए ताकि दोनों का सामंजस्य एक दूसरे का पूरक बन सके, क्योंकि गणित के नियम तथा इसके सिद्धांत सर्वमान्य हैं। इसी के साथ देखेंगे पाठ्यक्रम लचीला हो या लचीलेपन का सिद्धांत। गणित एक जटिल विषय है, अतः इसका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि छात्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी व्यक्तिगत जो है रुचियों और प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार सीख सके। यदि पाठ्यक्रम कठोर होगा तो वह संपूर्ण छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ये दोष दूर हो सकता है तथा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को जो है आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर करना चाहिए। जैसे छात्र कला के हो सकते हैं, विज्ञान के हो सकते हैं तथा कॉमर्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन विषयों से संबंधित छात्रों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं यहाँ पर 11th नंबर पर रुचि तथा अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कृषि विषयों को अध्ययन अपनी रुचियों एवं अभिरुचियों के आधार पर चयन करता है। इन विषयों के लिए गणित का पाठ्यक्रम भी भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए। कला के वर्ग के लिए एवं विज्ञान वर्ग के लिए गणित का पाठ्यक्रम अलग अलग बनाया जाना चाहिए और उसमें उसी प्रकार की समस्याओं का समावेश करना चाहिए। जैसे कृषि में कृषि संबंधी गणित की समस्याओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे कृषि में हम देखते हैं कि भूमि की मापतोल कैसे होती है या इससे संबंधित यह तथ्य अन्य विषयों के लिए भी ध्यान में रखे जाने चाहिए। अब हम देखेंगे गणित पाठ्यक्रम में पहेलियां एवं मनोरंजक समस्याओं का समावेश। विषय को या कहें गणित विषय के लिए उसमें व्यवहारिक पहेलियों, जो भी व्यवहारिक पहेलियां हैं, पहेलियों को जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ मनोरंजनात्मक समस्याओं को दिया जा सकता है ताकि छात्र जो पहेलियां हैं, पहेलियों के निर्माण, तो यहाँ पर जो है मनोरंजनात्मक तरीके होने चाहिए पढ़ाने के लिए ताकि छात्र पहेलियों के निर्माण से यानी कि जो पहेलियां आदि के निर्माण करें तथा उन समस्याओं को हल करने में भी समस्याओं को हल करके मानसिक अभ्यास कर सकें। जैसे 100 रुपए के 100 सिक्के एक एक के तो जैसे 100 के सिक्के यानी कि 100 रुपए के सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, कहें उनमें यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे 100 रुपए के एक एक रुपए के सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, उसमें 7 जो है थैलियाँ भरनी है और उसे बंद करके रखना है। अब कोई व्यक्ति तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि 100 रुपए के जो 100 सिक्के हैं यानी कि एक एक रुपए के सिक्के हैं और 7 थैलियाँ भरनी है, उन्हें बंद भी करना है। अब कोई व्यक्ति 1 से 100 तक यानी कि रुपए तक किसी भी संख्या में रुपए मांगता है तो बिना थैली खोले भरी उठाकर उन रुपयों का भुगतान कर सकता है। तो बताओ प्रत्येक थैली में कितने रुपए थे। अब हम देखेंगे यहाँ संस्कृति तथा सभ्यता के संरक्षण हेतु ज्ञान का सिद्धांत। गणित के द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का
संयोग वर्तमान से किया जा रहा है, या फिर कहें विकास वर्तमान से किया जा रहा है, या फिर संरक्षण वर्तमान समय से यानी कि प्राचीन समय से वर्तमान तक किया जा रहा है। प्राचीन समय में गणित के द्वारा ही यज्ञ की विधियां निर्धारित होती थीं और गणनाएं की जाती थीं, और महापुरुष भी गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ बताया करते थे। जिन महापुरुषों की जन्म तिथियां ज्ञात नहीं थी, वो भी गणनाओं के आधार पर ही सिद्ध किया जा सका कि कब किसका जन्म हुआ था, कब किस महापुरुष की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से गणनाएं जो है गणित से ही संबंधित हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार। पाठ्यक्रम का निर्माण समय या कहें निर्माण में सामाजिक मूल्यों, अपेक्षाओं और परंपराओं तथा संचित कुशलताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समाज को परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप गणित की विषय वस्तु होनी चाहिए, यानी कि जो इस गणित की विषय वस्तु जो है आज का नागरिक या फिर कहें आज के नागरिक के समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हैं। उसे कुशल नागरिक बनाने के लिए उसकी गणितीय आवश्यकताओं को महत्व देना चाहिए और उसका उन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। गणित का सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्धारित करने में बहुत से तथ्य हैं। उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें हम कुछ तथ्य देख रहे हैं यहाँ पर। छात्रों को सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा गणित अध्ययन के द्वारा उनकी पूर्ति की संभावनाएं, बढ़ती हुई सामाजिक तथा आर्थिक जटिलताओं के संदर्भ में गणित साक्षरता का उचित स्तर, छात्रों के या छात्राओं के भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणित का योगदान, तर्कपूर्ण चिंतन तथा सूक्ष्मतापूर्ण अभिव्यक्ति करने में गणित का योगदान, नागरिकों के जो खाली समय है उसका सदुपयोग तथा मनोरंजन के लिए गणित का ज्ञान। आज के वैज्ञानिक युग में गणितीय साक्षरता के लिए मनुष्यों को दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में, जानने में एवं उसे हल करने के लिए कुछ विधियां आवश्यक हैं, जो इस प्रकार से हैं: सांख्यिकी विधियां, आरेखीय विधियां, लेखाचित्र संबंधी विधियां, विश्लेषण विधियां, सारणीय विधियां, प्रतिशतात्मक तथा समानुपातिक विधियां, संख्यात्मक विधियां, तार्किक विधियां, प्रक्षेपणात्मक विधियां, असमीकरणों पर आधारित विधियां, सदिश राशि संबंधी विधियां। अतः इससे स्पष्ट होता है कि गणित को एक मनोरंजक एवं रुचिपूर्ण विषय बनाने के लिए इस पक्ष को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। गणित के इस पक्ष से जीवन सुखी एवं समृद्ध बनता है। पाठ्यक्रम में भास्कराचार्य, न्यूटन, पाइथागोरस, रामानुजम तथा आइंस्टीन आदि की जीवनी, संख्या प्रणाली का इतिहास, मापन की नई नई विधियों की तुलना में उपादेयता, सांख्यिकी गणनाओं की शक्ति तथा उपयोगिता आदि को गणित के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। संख्याओं के आधारों का परिवर्तन, अधिकता में अंकों का प्रयोग। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, अतः इसका ज्ञान भी छात्रों को होना चाहिए। वो भी गणित से ही शुरू हुआ है। संख्याओं के आधारों का परिवर्तन, अधिकता में अंकों का प्रयोग, विद्युत का जीवन पर व्यापक प्रभाव, जनसंख्या का जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव आदि आधुनिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिनको कि गणित के पाठ्यक्रम में यथोचित स्थान देने की आवश्यकता हो जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे उपयोगिता का सिद्धांत। इस संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी मात्र है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा द्वारा ही छात्रों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है और शिक्षा के द्वारा यानी कि शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा ही ये संभव है। ऐसे प्रकरण जो छात्रों के मानसिक विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उनको पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक मानव के समक्ष आज अनेक चुनौतियां एवं परिस्थितियां हैं। उनका सफलतापूर्वक सामना करने में गणित महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वास्थ्य, व्यापार, बैंक, बीमा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, सारणी एवं लेखाचित्र आदि अनेक पक्ष हैं, जिनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मूल्य, सूचकांक, योजना के उद्देश्य, भोजन, आयात निर्यात, सुरक्षा, उत्पादन एवं सहयोग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि गणित का उपयोग अति आवश्यक है। विभिन्न आविष्कारों एवं विज्ञान की प्रगति, गणित का इतिहास, परिचय आदि पर आधारित सामग्री को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना उचित बैठता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत। गणित द्वारा अनेक प्रकार से विकास होता है, जैसे तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता शक्ति, वैज्ञानिक विधि एवं दृष्टिकोण आदि। इसमें आत्मनिर्भरता, कार्य में शुद्धता, विश्वास एवं गति जैसे गुण भी विकसित होते हैं। अतः ये सभी अंश पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए, जिससे
इन शक्तियों का विकास तथा गुणों की उत्पत्ति हो। अब इसी के साथ देखेंगे उच्च शिक्षा की आपूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा की आपूर्ति का सिद्धांत। किसी छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम एक प्रकार से सीढ़ी का कार्य करता है। जैसे कक्षा चौथी के बाद पाँचवीं, पाँचवीं के बाद छठवीं और छठवीं के बाद सातवीं, आठवीं, नौवीं इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है एक सीढ़ी के रूप में जो है कार्य करता है। जो पाठ्यक्रम अगली कक्षा के लिए आधार बनता है उसमें इस तथ्य का समावेश होना चाहिए कि वह उच्च कक्षा के लिए भी तैयारी करे। नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। किंडरसन 1967 ने संतुलित व्यक्तित्व के लिए अवकाश का सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। गणित में इस कार्य के लिए बहुत से अवसर मिल सकते हैं, अतः पाठ्यक्रम में कुछ भाग ऐसा भी होना चाहिए जिसके माध्यम से अवकाश का समुचित उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत कौशल युक्त प्रश्न एवं पहेलियां आदि का समावेश कर सकते हैं। पाठ्य वस्तु में प्रयुक्त सिद्धांत एवं उसकी उपयोगिता इस प्रकार से है। यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा कि जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं का, तो इसमें 6 से लेकर 12th तक की पाठ्य पुस्तकों की इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी लगानी चाहिए। अगर हम असाइनमेंट का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर नोट किया हुआ है, यहाँ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं यानी कि 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों की इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी लगानी चाहिए। या फिर असाइनमेंट बना रहे हैं तो हाथ से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर केवल एक थोड़ा प्रिंट वैसा ही दिखा दिया है कि क्या क्या हो सकता है इन कक्षाओं में। आगे हम देखेंगे गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं अथवा गुण। मेरिट्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। प्रोफेसर A. N. Whitehead के अनुसार प्रत्येक के जीवन की पहली अवस्था इस प्रकार की होती है कि छात्र के मस्तिष्क में आसपास विद्यमान विभिन्न कारण, विचारों, अनुभवों के कारण जो है उत्पन्न होते हैं या अनुभवों के कारण कौतूहल की से जो उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार के वातावरण द्वारा ही छात्र सीखते हैं और कौतूहल की अवस्था की समाप्ति होने पर उसमें यथार्थता की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट्स हैं तो जो कि बता दिए गए हैं, आपको जो वॉल्यूम के माध्यम से पता चल रहे हैं। इसके अंतर्गत छात्र उचित नियमों का निर्धारण एवं अनेक प्रकार के तथ्य संकलन के लिए प्रेरित होते हैं। इससे छात्र अपने ज्ञान तथा गणितीय कौशल का समुचित विकास करते हैं। इस प्रकार उससे सिद्धांत निर्माण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। टीपी नन पाठ्यक्रम को 3 सोपानों में या कहें टीपी नन पाठ्यक्रम को 3 सोपान के या 3 सोपानों के मध्य की एक कड़ी के रूप में बताते हैं। यहाँ जिज्ञासा, उपयोगिता और अवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी उपयोगिता को जो है इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम पॉइंट आता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, तथा सेकंड पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक आधार, थर्ड पॉइंट आता है क्रियाशीलता आधारित, नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुकूल पाठ्यक्रम के साथ संबंध, विषयों में सह संबंध, अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति में सहायक, जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम द्वारा कौशल या कहें कुशलता इससे उत्पन्न होती है, परिस्थिति के अनुसार लचीलापन, विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित, गणित के वर्तमान दोष। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गुण देख लिए हैं और फिर दोष, क्योंकि गुणों की भी हमें डिटेल बतानी है, जो कि इस प्रकार से है, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं तथा उन तक पहुँचने की कला का बोध होता है। मनोवैज्ञानिक आधारों के अंतर्गत हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम छात्र की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप बनाया जाता है, अतः ये मनोवैज्ञानिक आधार की पूर्ति में सहायक होता है। क्रियाशीलता आधारित
ये सक्रियता एवं छात्र की क्रियाशीलता पर आधारित है, अतः कल के सीखने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अनुकूल पाठ्यक्रम के साथ संबंध छात्र के प्रत्येक स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, अतः इससे आगे बढ़ने एवं प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। विषयों में सह संबंध इसमें प्रत्येक विषय के साथ के विषय भी जुड़े हुए होते हैं, अतः इनका भी बोध होता है। जैसे त्रिकोणमिति के अंतर्गत बीजगणित के खंडों का प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम इत्यादि में एक तरह से ये जुड़े रहते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम के किसी भी विषय में अन्य विषय साथ साथ जुड़े रहते हैं। अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति में सहायक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पाठ्यक्रम अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति में सहायक है। छात्र अनुभव एवं क्रियाओं के आधार पर बने तथ्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिए रहने से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवनोपयोगी है, इसका तात्पर्य है कि गणित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो कि दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, जैसे क्रय विक्रय, लाभ हानि, क्षेत्रफल एवं प्रतिशत आदि के प्रयोग की वह दैनिक जीवन की समस्याओं में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट में है पाठ्यक्रम द्वारा कौशल या कुशलता प्राप्त करना। इस प्रकार पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों में कुशलताएं उत्पन्न होती हैं, एक तरह से ये कौशल का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थिति के अनुसार लचीलापन। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन होता है, ताकि इसके प्रत्येक प्रकार के वातावरण का ध्यान रखा जा सके इसके माध्यम से, अतः परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलन भी इसी के द्वारा होता है। इसी के साथ हम देखेंगे विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। पाठ्यक्रम द्वारा ही छात्र की जो विचित्र प्रकार की व्यवसायों का जो है एक तरह से ज्ञान प्राप्त करता है और विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र प्रत्येक स्तर पर लाभ प्राप्त करता है, अर्थात प्रत्येक रुचि, योग्यता, अभिरुचि तथा अनुभव वाले छात्र इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता पर आधारित। पाठ्यक्रम में हमारे दैनिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण काम में आने वाले प्रकरण भी सम्मिलित होते हैं, जिससे वह विद्यार्थियों के जीवन में परिस्थितियों एवं अनेक चुनौतियों से सामना करने में प्रत्येक तरह से सक्षम बनाते हैं। इससे छात्र की जो मानसिक शक्तियाँ भी विकसित होती हैं और विकसित होने के बाद उसे आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं गणित के पाठ्यक्रम या गणित के वर्तमान पाठ्यक्रमों में दोष। ये देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आलोचना है। देश के विभिन्न प्रांतों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसके पश्चात हमें कुछ दोष मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दोष। प्राथमिक यानी पहले प्राथमिक फिर उच्च प्राथमिक, साथ ही सेकेंडरी कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम में परस्पर समन्वय नहीं है। जैसे राजस्थान में गणित का पाठ्यक्रम मिडिल सेकेंडरी कक्षाओं के पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक कठिन स्तर का है, क्योंकि मिडिल स्तर तक पढ़ी हुई जो तथ्य को सेकेंडरी कक्षाओं में पुनः पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर पढ़ना शब्द करेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो इस पर हम ध्यान रखेंगे। जो गलतियाँ हम सुधार लेंगे खुद ही। पाठ्यक्रमों में या पाठ्यक्रम में गणित के उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं है, और यहाँ पर ऐसा भी किया गया है कि जहाँ पर ऐसा किया भी गया है वहाँ उद्देश्यों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है, जिनका कक्षाध्यापन से सीधा संबंध ही नहीं जुड़ पाता है। पाठ्यक्रम में छात्रों को करने के लिए क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों के बारे में किसी प्रकार का निर्देश या सुझाव नहीं दिया गया है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के लिए विषय सामग्री अलग अलग लिखी होती है, परंतु इसमें परस्पर सहसंबंध नहीं है। गणित के अलग अलग राज्यों के पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं हैं। कहीं कहीं 5वीं कक्षा में ही बीजगणित प्रारंभ हो जाता है, कहीं कक्षा 8वीं से 6वीं से बीजगणित कक्षाओं में यानी कि बीजगणित शिक्षण में सूत्रों पर बल दिया जाता है, परंतु बीजगणित को एक संकेतों
तथा प्रतीकों को भाषा के रूप में प्रस्तुत करने में के संदर्भ में संबंधित नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रमों के या पाठ्यक्रम के विषयों के उपविषयों में कठिनाई स्तर के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। कठिन स्तर एवं विस्तार के बारे में स्पष्ट जानकारी ही सिर्फ प्राप्त होती है। पाठ्यक्रमों में उपविषयों को व्यवस्थित क्रम में, जो भी उपविषय होते हैं, व्यवस्थित एक क्रम में रखा गया है। प्रत्येक कक्षा में उपलब्धि स्तर को लगभग समान माना जाता है। अपेक्षित उपलब्धि स्तर के बारे में पाठ्यक्रम में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। समाज की प्रगति के साथ साथ पाठ्यक्रमों में भी सुधार की महती आवश्यकता है। आज भी जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे दूरी बनी हुई है। अतः इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि वे समस्याओं के साथ जुड़ें और समस्याओं को दूर करें। गणित के पाठ्यक्रम में लचीलेपन के स्थान पर जड़ता अधिक पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का समायोजन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में परीक्षा पद्धति के बावजूद भी सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में परीक्षकों या कहीं विषय वस्तु से संबंधित मूल्यांकन विधियों का वर्णन आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम निर्माता द्वारा परीक्षकों को भी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होने चाहिए। लेखकों को पाठ्यक्रम के उपविषयों के विस्तार, कठिनाई स्तर, शैली आदि के बारे में जो छूट है कि वह कैसा भी निर्णय लें, परंतु ये निर्णय एवं निर्धारण वर्तमान समय के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यवस्तु से संबंधित क्रियाएं तथा प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम में प्रावधान होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनके करने से छात्रों का गणितीय संबंधों तथा सिद्धांतों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है तथा उनके चिंतन को दिशा एवं गति मिलती है। अतः प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों का विस्तार से पाठ्यक्रम में वर्णन उपलब्ध होने से शिक्षकों को अपेक्षित उपलब्धियों का अनुमान हो जाता है। गणित के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु से संबंधित नियमों, प्रत्ययों, संकल्पना, संबंधों, क्रियाओं एवं दक्षताओं आदि का वर्णन नहीं पाया जाता है। इसी कमी के कारण शिक्षक को पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत से दोष भी हो सकते हैं और बहुत से गुण भी हो सकते हैं। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे सुझाव, सजेशंस। तो यहाँ पर ये बता देना उचित है कि सुझाव अपने अपने अनुसार देने होते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि हमें क्या सुझाव देने चाहिए जो कि इसके पाठ्यक्रम में कुछ सुधार आए, लेकिन फिर भी हम कुछ यहाँ पर बिंदु बता देते हैं। गणित की पाठ्यचर्या में आवश्यक बिंदुओं को विशेष रूप से निर्धारित किया जाए। प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में व्यक्ति रहता है, किंतु इस प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में व्यक्ति रहता है, पाठ्यक्रम नहीं, जिसको व्यावसायिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं बौद्धिक संपन्नता एवं उपयोगिता प्रदान करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। अतः पाठ्यक्रम में इन सभी का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में हमें विषय विभाजन और विषय अनुशासन निर्धारित करना होगा। भाषा गणित का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि भाषा और गणित दोनों का ही अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि भाषा के द्वारा ही गणित का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें शेष अधिगमन सामग्री, प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित होने चाहिए। गणित विषय भी अनुशासित रहे, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक क्रम में करना पड़ेगा। इस प्रकार पाठ विकास की प्रक्रिया की चर्चा एक भिन्न स्तंभ की अपेक्षा इसके पश्चात सीखने की इकाइयों को विषयों में विभक्त करना और पुनः कक्षावार विभाजन मनोवैज्ञानिक क्रम में करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम के दोषों को दूर कर इसे अत्यंत उपयोगी बना सकते हैं। इसी के साथ हम निष्कर्ष देखेंगे यहाँ पर, कंक्लूजन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग के गणितज्ञों ने गणित के परंपरागत तत्वों का विकास ही नहीं किया है, बल्कि नवीन तथ्यों की खोज भी की है। गणित के क्षेत्र में ये मान्यता स्वीकार की जाने लगी है कि इसके अध्ययन में अमूर्त विचारों तथा सूक्ष्मता पर अधिक बल दिया जाए और ये पाठ्यक्रम में समाहित हों। इसी के साथ हम अंत में लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि किस किस किताब से हमने इन जो बिंदुओं को लिया है या कुछ शब्द लिए हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने इससे संबंधित किताबें पढ़ी हैं तो संदर्भ ग्रंथ सूची में यहाँ पर अंकित करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।